भाई साहब इतने परेशान है, सारे टैक्सी वाले स्टेशन पे ही सो रहे हैं और पार्किंग के पैसा फ्री में दे रहे हैं और काम ना निकल रहा कतई भी। इधर तेल भी महंगा है, पेट्रोल डीजल पे भी पैसे बढ़ चुके हैं, तो इन चीजों पे भी फर्क पड़ रहा है फलों पे। 2 रुपए किलो प्रयाग वालों ने बढ़ा दिया, मदर डेयरी ने बढ़ा दिया, अमूल ने बढ़ा दिया। तो जब दूध के 2 रुपए बढ़ गए तो आप खुद देखो ना, क्वांटिटी 100 किलो में कितने का फर्क आ गया, 200 रुपए का फर्क आ गया ना। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये विशेष एपिसोड इसलिए क्योंकि युद्ध की वजह से, जिस तरह की स्थिति हम मिडिल ईस्ट के युद्ध की वजह से देख रहे हैं पूरे विश्व में, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। उसी के साथ सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त भारत के सामने ये है कि धीरे धीरे पहले कीमतें बढ़ाई गई, फिर 90 पैसे कीमतें बढ़ाई गई पेट्रोल डीजल की। ऐसे में आम आदमी तक मार पहुंच रही है, माल ढुलाई बढ़ेगा। उसकी वजह से अगर आने वाले वक्त में महंगाई दर में भी हम जबरदस्त इजाफा देखें तो ये अचरज की बात नहीं होगी। खुदरा महंगाई दर 3.4 के आसपास जरूर है, लेकिन 8.3 पर होलसेल महंगाई दर पहुंच गया। चैलेंज बड़ा है। रुपया अगर आप देखिए तो डॉलर के मुकाबले वो भी जिस तरह से गिर रहा है, टूट रहा है, वो एक बड़ी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कोविड जैसे हालात हैं, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि शायद हमारे 12 साल का काम खत्म हो जाएगा, जो हमने 12 साल में प्रोग्रेस किया था, और ऐसा पीएम ने पहले कभी नहीं कहा था किसी भी स्थिति में। तो ये भारत के लिए चिंता की बात है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक तूफान आ रहा है, और उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री को गद्दार कहा है तमाम मुद्दों पर। तो वो ये कह रहे हैं कि देश के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप पर कैसी मार और इसके इर्द गिर्द हो रही सियासत के क्या मायने। प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ रहे हैं। हमारे साथ माधव आनंद, महासचिव आरएलएम के, जुड़ रहे हैं। और अश्विनी महाजन जी शास्त्री के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इधर आलोक शर्मा जी के साथ आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और अखिल स्वामी जी, अर्थशास्त्री के तौर पर, ताकि आप समझ पाएं कि इस वक्त पे हमें क्या करना है। भाई, इस पूरी लड़ाई और इधर उधर की जो हाई पिच डिबेट होती है, उसमें ये लोग नहीं बताते कि हमें अब क्या करना है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि पश्चिम एशिया के युद्ध से बने हालात का असर क्या हो रहा है। टैक्सी और ऑटो यूनियन किराए में फौरन बढ़ोतरी की मांग पर 3 दिनों की हड़ताल पर है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। भाई साहब इतने परेशान है, सारे टैक्सी वाले स्टेशन पे ही सो रहे हैं और पार्किंग के पैसा फ्री में दे रहे हैं और काम ना निकल रहा कतई भी। इतनी मट्टी पलीत हो रही, देखिए इनकी शिकल देखो, एक बार घुमाओ नहीं ना, बहुत ज्यादा मट्टी पलीत हो रही है। जहाँ गाड़ी पहले 1000 रुपए में जावे ही 600, 500, 600, 500 इतनी मट्टी पलीत हो रही है। सीएनजी बढ़ा रहे हैं, डीजल बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, पर भाई रेट नहीं बढ़ा रहे। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें तकरीबन 4% बढ़ी हैं। इसका असर लगभग हर क्षेत्र पर हो रहा है। मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि अगले महीने यानी जून से कारों के दाम 30,000 रुपए तक बढ़ जाएंगे। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ने की वजह से कंपनी कारों के दाम बढ़ाने के लिए मजबूर है। उधर दिल्ली और केरल में दूध के दाम बढ़ने के बाद बिहार में सुधा दूध और राजस्थान में सरस दूध के दाम भी 2-2 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं। देश भर की सब्जी मंडियां, फल मंडियां पहले से महंगी होने लगी हैं। इधर तेल भी महंगा है, पेट्रोल डीजल पे भी पैसे बढ़ चुके हैं, तो इन चीजों पे भी फर्क पड़ रहा है फलों पे। और कीवी जो है पहले 100 रुपए की 4 होती थी, अब कीवी जो है जब से ईरान में लड़ाई हुई है, अब से 50 रुपए पीस, 60 रुपए पीस चल रहा है। इसलिए उस पर भी कीवी पे और चीजों फलों पे भी असर पड़ा है। सर पहले दही हम 100 रुपए किलो बेचते थे, आदमी आधा किलो 50 के लिए जाता था, अभी भी वो 50 की, तो कारोबार तो डाउन होता जा रहा है। वजह क्या है कि ईंधन बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया। कमर्शियल हम यूज़ करते हैं दुकान पे, हमारे को कमर्शियल यूज़ करने की वो है, तो हम कमर्शियल यूज़ करते हैं, तो कमर्शियल के रेट बढ़ गए और मिल भी नहीं रहा। चढ़ रही महंगाई के बीच सियासत का पारा भी चढ़ रहा। असम में नई विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल के भाषण में बढ़ती कीमतों का जिक्र नहीं होने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने वॉकआउट करके प्रदर्शन किया।
इस बीच जब आर्थिक तूफान आने की आशंका में सियासत जमकर हो रही है, तो आमतौर पर बीजेपी के विरोध में रहने वाले एक्टर कमल हासन ने बचत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की भी मांग की है। And our Prime Minister has asked us to save energy over the next year. In moments like this, national responsibility must rise above party politics. As Mr. Vajpayee ji famously said, governments will come and go, but the nation shall remain. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं के साथ अपनी मुलाकातों में वैश्विक संकट से पड़े असर का समाधान तलाशते नजर आ रहे हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडुलिडिस के साथ मुलाकात में उन्होंने ग्लोबल संस्थाओं के रिफॉर्म पर जोर दिया। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो है। 5 देशों के दौरे के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की तस्वीर भी प्रधानमंत्री ने साझा की, जिसमें ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया गया। आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल आप ही से है प्रदीप भंडारी जी। अब सवाल यह है कि मुश्किल स्थिति तो आ गई है, वजह युद्ध हो कुछ भी हो, लेकिन क्या हमने तैयारी में या फिर जो कटौतियां करनी थी ऑस्टेरिटी मेजर्स उसमें देरी कर दी? ये प्रश्न आज भी उतना ही बड़ा बना हुआ है। दूसरी तरफ जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, आपके पास क्या काउंटर मेजर है? आपका रोड मैप क्या है? देश को बताइए। देखिए अंजना जी, मैं रोड मैप बताऊं उसके पहले मैं कहना चाहता हूं, आज काफी व्यथित हूं कि देश की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने 140 करोड़ के रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गद्दार कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि सॉफ्ट सपोर्ट ऑन पाकिस्तानी टेरर, इमरजेंसी लागू करने वाली कांग्रेस पार्टी, सीआईए से पैसा लेने वाली कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है। कोई उनके पास कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं है। और राहुल ने पहले कहा था वो इंडियन स्टेट को लड़ना चाहते हैं। आज स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी का जो रिमोट कंट्रोल है वो प्रो पाक फोर्सेज और एंटी इंडिया एलिमेंट्स में। अब मैं आ जाता हूं तथ्यों पे। अगर मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात करूं, ग्लोबली अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें, एवरेज मेरे पास पूरा डेटा है, हर कंट्री में इन्फ्लेशन 25% से 22% के बीच में बढ़ा है, कोई भी मेजर इकोनॉमी। भारत में पेट्रोल और डीजल एवरेज 4.2% से बढ़ा है। अभी आईएमएफ की चीफ ने कहा है कि इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी में मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स को हैंडल करने का काम भारत का है। 80 बिलियन डॉलर के हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, 5% हमारा एवरेज इन्फ्लेशन है, 88 बिलियन डॉलर के एफडीआई है, 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए और हिंदुस्तान टॉप मोस्ट इक्वल सोसाइटीज में एज पर वर्ल्ड बैंक जीनी कोफिशिएंट में। समस्या जरूर ग्लोबली है, परंतु हमारे पास वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और इस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर हम सबको कुछ ना कुछ कट की जो बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं अगर हम करेंगे तो हम जैसे कोविड काल को हमने पास किया था हम इस काल को भी पास करेंगे, भले वो सप्लाई साइड हो गया या डिमांड साइड हो गया। चलिए जवाब दीजिए आशुतोष जी। वो कह रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। अब ये भी एक सच्चाई है ना कि 800-900 किलो टन सोना भारतीय खरीद लेते हैं एक साल में। तो अगर इस तरह के ऑस्टेरिटी मेजर्स की जरूरत है, ये युद्ध भारत ने तो शुरू किया नहीं है। नहीं, लेकिन ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ईरान युद्ध की वजह से, असली दिक्कत इस बात को लेकर है। लेकिन एक बात पे सहमति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक बात पे सहमत है कि देश पे बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। इस पे तो दोनों आदमी सहमत हैं। अब ये क्यों है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए दो चीजें हैं। पहली बात, आपका जो एफआईआई है, जो जिसे कहते हैं आपकी ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो पिछले 6 महीने में 5 महीने में 2 लाख करोड़ रुपए बाहर गया। आप कह सकते हैं ईरान युद्ध की वजह से हुआ, लेकिन अगर आप डेटा उठा के देख लें 2025 में 1,66,000 करोड़ क्यों गया, 2022 में 1,30,000 करोड़ क्यों बाहर गया, 2021 में 1,34,000 करोड़ बाहर क्यों गया। इसका मतलब जो ट्रेंड था वो ट्रेंड आउटफ्लो का बढ़ रहा था लगातार और ईरान वार ने उसमें दिक्कत पैदा कर दी। अब दूसरी बात अगर आप देखें, हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल जो हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 3.54 करोड़ का है। मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2.98% का है। सवाल क्या है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो रिकॉर्ड तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वक्त 750 बिलियन डॉलर का
7% के 17% की ग्रोथ पिछले साल दिखाई पड़ी उसमें, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो स्टेबल है, बल्कि नीचे जा रहा है। 442 बिलियन डॉलर। अगर आपका इंपोर्ट बढ़ता जाएगा, अगर आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी में इंबैलेंस होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इकोनॉमी के अंदर। अगर आप दो छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। आपका जो गोल्ड इंपोर्ट है, गोल्ड इंपोर्ट 82% की गति से बढ़ा है अप्रैल के महीने में, 82%। तो गोल्ड का खान कहां से बना ले इंडिया में? क्यों खरीद रहे हैं लोग? अब इस सवाल का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा क्यों ना। खरीद रहे हैं लोग? इसलिए आशुतोष जी, आप सुन रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? मतलब लोग तो खरीदेंगे, इसीलिए तो पीएम ने कहा। एक्सप्लेन। क्योंकि लोग गोल्ड खरीद रहे हैं क्योंकि उनको मार्केट में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर गोल्ड तो दो कारणों से खरीदा जाता है। एक तो इसलिए कि भाई हम ज्वेलरी पसंद करने वाले लोग हैं, लेकिन जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती तो लोगों को लगता है जब हमारी दिक्कत पैदा होगी, आर्थिक संकट होगा, तो गोल्ड होगा जो हमको बचाएगा। ये स्थिति जब आपने पैदा की है, ठीक है, ये इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई लोगों का विश्वास नहीं रहा, उनको लगा कि भाई सोना ही हमको सुरक्षित रखेगा भविष्य के लिए, तब खरीद में बढ़ोतरी। देखिए, पहली बात तो आशुतोष जी ने कहा कि एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, गलत है। एक्सपोर्ट्स 80 बिलियन डॉलर क्रॉस हो चुके हैं और पिछले महीने के कंपैरिजन में 4% बढ़े। दूसरा, इन्होंने कहा कि गोल्ड स्पेसिफिक हिंदुस्तान की चीज नहीं है, ग्लोबली गोल्ड की डिमांड पिछले 10 सालों में सबसे हाईएस्ट है, हर कंट्री के अंदर हाईएस्ट है। ये हर सेंट्रल बैंक के अंदर जो गोल्ड है वो 80% से ऑन एन एवरेज सर्ज किया है। तो ये इंडिया स्पेसिफिक बात नहीं है। जरूर इंडिया की इंपोर्ट इसलिए बढ़ी है क्योंकि आप ये मैप से समझ सकते हैं, पहले हमारे यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो स्थिति थी, ये देश का इलेक्ट्रिसिटी मैप था जहां हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हर कोने पे नहीं पहुंचाए। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की गति और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हर कोने पे पहुंच चुकी है, तो इंडिया की एनर्जी डिमांड बढ़ी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है, जैसे जो गोल्ड एक नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है, उसको अगर हम कम करें तो एसेंशियल इंपोर्ट जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जरूरत है वो हम लोग को लेना पड़ेगा। पर बड़ी बात क्या है, मैं वापस से कहूंगा, करंट अकाउंट डेफिसिट अंजना जी 2% से कम है। यूपीए के समय 6% था, ट्विन डेफिसिट की बात करी थी। फिस्कल डेफिसिट 5-5.5% है, यूपीए के समय 10 से 15% के बीच में था। पेट्रोल पंप 8 बजे के बाद बंद करने की बात कर रहे थे। मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूं कि ये क्राइसिस अगर आगे भी चलता है, हमारे पास वो मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स झेलने की स्टेबिलिटी है। साथ में ये जरूर है कि अगर ग्लोबली समस्या होगी तो भारत में भी आएगी। तो चालाकी करते हैं ना, कभी देखिए 90 पैसे बढ़ा दिया, इसमें आदमी प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता, फिर कभी 3 रुपए बढ़ा दिया, ये क्या तरीका बढ़ाने का? 2022 से लेके 26 के बीच में एक भी बार पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। यूपीए ने ऑन एन एवरेज 154% से दाम बढ़ाए, हमने उसका आधा भी नहीं बढ़ाया। हम तो चाह रहे हैं कि कम से कम बढ़े, जिससे कि हम आम आदमी पे उसकी लीस्ट इंपैक्ट दे सके। इसका तो आपको और आशुतोष जी को स्वागत करना चाहिए। ये मैं छोटा सा जवाब फिर अखिल जी के पास। थोड़ा जवाब उन्होंने लंबा दिया, थोड़ा मैं भी अच्छा जल्दी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा हमारे देश के अंदर। लेकिन जब 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब हम कितने % इंपोर्ट करते थे? 80%। अगर हमने मेजर्स लिए होते तो 90% नहीं बढ़ता। ये फेलियर है। फेलियर क्यों है, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डेटा साफ तौर पर कहता है कि क्रूड ऑयल लगातार 6ठे महीने श्रिंक किया है, उसका प्रोडक्शन श्रिंक किया है, और पिछले महीने -5.2%। नेचुरल गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है लगातार 20वें महीने प्रोडक्शन में 5% का है। रिफाइनरी प्रोडक्ट श्रिंक किया है पिछले 6 महीने में, 11 महीने में 6 महीने। ठीक है। अब फर्टिलाइजर अब आप सोचिए, मतलब आपको ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में आपकी घटी है। जल्दी 10 सेकंड। ठीक है, जब सबको मालूम है कि भाई कार को लेके, गाड़ियों को लेके अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो आपको एनर्जी प्रोडक्शन न केवल तेजी के साथ बढ़ाना चाहिए बल्कि उसके कुछ अल्टरनेट मेजर्स भी करने चाहिए। आपने क्यों नहीं किए? क्या किया आपने, जल्दी बताइए। बहुत अच्छी इन्होंने बात करी। ये रहा मेरे पास में डेटा। इंडिया का नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कंजम्पशन पहले जो था, जो नॉन फॉसिल फ्यूल हमारा 10% भी नहीं था, आज 50% हम नॉन फॉसिल फ्यूल से अपनी इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग डिमांड को मीट कर रहे हैं। तो हम जाना चाहते हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल, जिसमें क्रूड की बात आ रहा है, उसकी डिमांड हम 30% तक करें। हम आज की तारीख में 50% तक पहुंचे तो हम लॉन्ग टर्म विजन। इन्होंने बोला ऑयल के रिस्पेक्ट में क्या किया, 0 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स थे। आज की स्थिति के अंदर हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए एक्सकवेशन लार्जर केजी बेसिन में भी हमने शुरू कर दिया है और आगे भी शुरू किया। 10 सेकंड, प्रधानमंत्री जी नॉर्डिक कंट्रीज में गए, यूएई में गए, यूएई के साथ हमने लॉन्ग टर्म डील करी जिससे कि हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो है, एलपीजी के रिजर्व्स हैं, वो भी बढ़ सके। तो हम तो स्टेप्स ले ही रहे हैं, पर ये हम सबको स्वीकारना पड़ेगा कि भारत आज 6 से 7% पे ग्रो कर रहा है, तो हमारी एनर्जी डिमांड्स हैं, इसलिए नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स लाइक गोल्ड को हमें कम करना होगा। अखिल स्वामी, मैं मान लेता हूं प्रदीप जी जो भी बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी इकॉनमी बहुत बढ़िया है, हर फ्रंट में हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, आपत्ति मुझे केवल एक है, पिछले 12 साल में जो हुआ है,
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2007-8 का सब प्राइम क्राइसिस कैसे निभाया था? अगर देश के गरीब लोगों के हाथ में आप पैसा देंगे, मनरेगा के अंदर जो पैसा दिया गया था, पूरा वर्ल्ड हिल रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था इसलिए मजबूत थी, गरीब लोगों के हाथ में। देखिए, एक सिद्धांत अर्थशास्त्र का समझ लीजिए, जब अमीर आदमी के हाथ में पैसा आता है वो सप्लाई क्रिएट करता है, जब गरीब आदमी के हाथ में पैसा आता है वो डिमांड क्रिएट करता है। हम कंजम्पशन इकोनॉमी हैं। हमारी कंजम्पशन इकोनॉमी का पिछले 12 साल में इन लोगों ने ऐसा ध्वस्त किया है। ये जीडीपी की बात करते हैं, ये फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, सारे के सारे बड़े पूंजीपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर देते हैं। ट्रकर्स स्ट्राइक पे हैं, 18 लाख ट्रकर्स स्ट्राइक पे हैं। वो कह रहे हैं 2 दिन के अंदर अगर हमारी डिमांड नहीं मानी गई, 90 लाख ट्रक्स हिंदुस्तान के स्ट्राइक पे चले जाएंगे। कारण ये, वो कहते हैं टोल को माफ कीजिए, जैसे आपने कोविड में किया था। आप सीएनजी और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, गिग वर्कर्स सड़क पे आ गए हैं, लोगों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम आपने डबल कर दिए हैं। आप सारा का सारा देशभक्ति का पाठ गरीबों को पढ़ा रहे हैं। 5 किलो राशन तो ये देते हैं। 5 किलो अनाज का अनाज जो कीमत होती है 150 रुपए। 150 रुपए महीने आप देते हैं, और जीएसटी में और पावर बिल में हर जगह आप पैसा उससे लूट रहे हैं। आलोक जी, गरीब आदमी को, इधर से गरीब आदमी का पैसा, क्योंकि गरीब की परचेजिंग पावर अपने छीन ली है। देखिए, एक बार बंगाल के अंदर एक अकाल आया था, खुद खाद्य भंडार भरे हुए थे, लोग भूखे मरे थे। कारण ये थी, लोगों का परचेजिंग पावर नहीं थी। आपने पिछले 12 साल में बड़े बड़े, और एक जो आप सोने की बात कर रही थी, देखिए सोना कौन खरीद रहा है? ये हम जैसे मध्यम वर्ग 1.5 लाख रुपए तोले का सोना खरीदेंगे। 80 करोड़ लोग वो खरीदेंगे जो 5 किलो अनाज पे जिंदा हैं। ये खरीद रहे हैं। बड़ा मजाक चल रहा है सोशल मीडिया पे। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी मुकेश अंबानी जी से कहती हैं, ये मोदी जी से कहलवाने की क्या जरूरत थी? मैं ही टन 2 टन सोना हर महीने खरीदती हूं, नहीं खरीदूंगी। ये बड़े बड़े पूंजीपति पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और हम लोग सोना बेच रहे हैं। हम लोग प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल रहे हैं। हमारे घरों के अंदर 12,000 रुपए में नोएडा के वर्कर, जो बेचारे वर्कर 12,000 में खर्चा नहीं चला पा रहे थे, सड़क पे आए थे। उनका जीवन कैसे? अखिल जी, आपने कहा कि भारत के अंदर कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, भारत में कंजम्पशन कम हो रहा है। अब सुनिए डेटा, मैं इनको फैक्ट चेक करूंगा। भारत के अंदर कंजम्पशन 60% बढ़ा है, दुगना हुआ है। 2013 में भारत के अंदर प्राइवेट कंजम्पशन $1 ट्रिलियन का था, अब यह बढ़कर $2.1 ट्रिलियन का हो चुका है, 7.2% से ग्रो हुआ है। तो यह पूंजीपति का कंजम्पशन नहीं है, गरीब मिडिल वर्ग का है। यह सच्चाई की बात है। किसी ने झूठ बोलना बंद कीजिए। कोएफिशिएंट वर्ल्ड बैंक का कहता है सोसाइटी कर रहे हैं। गरीब 20 करोड़ गरीबी रेखा के बाहर आ चुके हैं। अभी आपका आर्गुमेंट था कि प्राइवेट कंजम्पशन नहीं बढ़ा है। 61% नेशनल डीजीपी का पहुंच चुका है। कांग्रेस के समय 12% महंगाई थी, कांग्रेस के समय में 6% करंट अकाउंट डेफिसिट। असली गद्दारी ये होती है, ये असली गद्दारी होती है जो आपने 2001 अरे इनकम दुगनी हो गई, भूखा मार दिया आपने, दुगनी हो गई। पर कैपिटा इनकम दुगनी हो आपने, मिडिल क्लास को भूखा मार दिया। 50 पर कैपिटा इनकम थी डॉलर की, वो बढ़ के अमीरों को सारी संपत्ति आप दे रहे हैं। आप बिना पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। आप शायद कांग्रेस चाइना से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चाइना से इंपोर्ट डबल हो गया है, एक्सपोर्ट 15% बढ़ा आलोक शर्मा जी, है। आप चीन के लिए अपना रास्ता खोल दिया है। आलोक शर्मा जी, चुनौतियां बहुत है, लेकिन ये इसमें एक साथ मिलकर चलना होगा। गद्दार कह देने से थोड़ी उसका हल निकल जाएगा। चुनौतियां हैं ही कहाँ? बीजेपी तो मानने को ही तैयार नहीं है। मोदी जी तो मेलोडी खेल रहे हैं, फिर चुनौतियां कहाँ हैं? मैं समझता हूं कि देश प्रेमी वो व्यक्ति होता है जो संकट के समय में अपने देश को संभालता है। देश प्रेमी वो व्यक्ति होता है जो एप्स्टीन फाइल वाले पेट्रोलियम मिनिस्टर को बाहर करता है। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है देश के सामने। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो चुनाव नहीं खेलता रहता है। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो हिंदू मुसलमान नहीं करता है। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो ट्रंप के कहने से सीज फायर नहीं करता। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो यूएस से ऐसी ट्रेड डील करे जिससे पूरी तरह से किसान हमारा बर्बाद हो जाए। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो नीट के पेपर लगातार 3 साल से आउट हो रहे हैं, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है, लेकिन मेलोडी खेल रहे हैं वो। मुझे लगता है कि देश प्रेम और देश भक्ति में क्या फर्क है बीजेपी वालों को पता ही नहीं है, क्योंकि पूरी लाइफ तो इनके संस्कार वही रहे हैं मुखबरी के। तो इनको देशभक्ति क्या होती है वो नहीं पता है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो जिनको जितने नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते हैं उनको सबको मुख्यमंत्री मंत्री सब बना देते हैं। फिर इनकी देश प्रेम कहां चली जाती है? ट्रंप के कहने से रशिया से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, ट्रंप के कहने से फिर शुरू कर देते हैं। 6 साल अपने देश की जनगणना नहीं कराते हैं और उसके बाद भी आप कहें कि साहब वो तो देश प्रेमी हैं। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सबका रेल बना रखा है, सबको जेब में रख रखा है। लोकतंत्र की हत्या हो रखी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या कर रहा है पूरा देश देख रहा है।
तो मुझे लगता है कि देश प्रेमी और देशभक्त इस परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। जवाब दी अंजना जी, देखिए, देश की जनता कांग्रेस पार्टी को गद्दार समझती है, तभी 99 चुनाव तक राहुल गांधी को विपक्ष में बैठाई है। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जो पाकिस्तान के हाफिज सईद जिसको इंडोर्स करते हैं। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने सीआईए से पैसा लिया है। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसने जाकर 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसको पाकिस्तान के अंदर सब बैक करते हैं। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने 70 सालों तक देश को गरीब रखा। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जो भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहती है। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसके राहुल गांधी विदेश में क्या टूरिज्म, किस लड़की से मिलते हैं, क्या टूरिज्म करने जाते हैं, किससे मिलते हैं, किसी को नहीं पता। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जो जॉर्ज सोरोस के एजेंट को भारत तोड़ो यात्रा में अपने साथ में बैठाती है। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जो 66 करोड़ अपने खर्च पे करती है। राहुल गांधी हॉलिडे डेस्टिनेशन पे जाते हैं जिसमें 11 करोड़ की इनकम है, 40 करोड़ का ये है। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसके अंदर परिवार फर्स्ट की बात होती है। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने देश में इमरजेंसी लागू करी। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसके कारण देश इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर गया। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने 12% इन्फ्लेशन दिया। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी भी पाकिस्तान के सामने आंख उठाकर नहीं देखा। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसने चीन के साथ में सीक्रेट डील करी जिसके बारे में अभी तक नहीं बताया। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि वो भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ है और भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री, क्योंकि कांग्रेस का परिवार 99 चुनाव से विपक्ष में बैठा है, उसको गद्दार कहती है। 99 चुनाव देश की जनता ने हराए, आगे 99 और हराएगी। और ये तो इंडियन स्टेट के खिलाफ है। कहते हैं चुनाव की क्या जरूरत है, चुनाव। ये इनकी मंशा सोचिए, भारत के लोकतंत्र की नींव पे हमला करना चाहते हैं क्योंकि ये परिवार सत्ता पे नहीं बैठा है, इसीलिए डेंजरस है। डेंजरस के साथ में ये हानिकारक है और इविल है ये देश के लोग। इकोनॉमी पे आइए ना, देश के लिए लोग इकोनॉमी पे दे देता हूं। इन्हीं के एक पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा में भी रहे, वो कह रहे हैं कि मोदी जी सीआई के एजेंट हैं। झूठ, एक शब्द नहीं बोलते हैं ये लोग, झूठ बोल रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी। आप असली सीआई से पैसा लिया है, वापस मैं बीच में नहीं बोला। मैं प्रधानमंत्री में बिल्कुल बोलूंगा यार, ये मछली बाजार मत बनाओ यार, झूठ नहीं बोलेंगे। पूरे देश का मछली बाजार बना दिया आप लोग। असली बाजार वाले हैं, समझे? आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी को आप शांत रहिए। आलोक जी, आपके टाइम पे आप जवाब दीजिए। असली गद्दार आप लोग हैं। आप लोग अपने सुबह से लेकर रात तक गद्दारी करते हैं, नेहरू से लेकर इंदिरा तक। ठीक है, आज तक हम सीआईए के एजेंट हैं, हम ये हैं, एक आदमी को जेल नहीं भेज पाए, इतने कमजोर हो गए, ऊपर से नीचे से बेल पे भार हो गया। फिर आप बीच में मत बोलो भाई। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था 2018 में बननी थी, बनी 24 में। उसके बाद 24 से भी वो अब 27 आते आते 26 आते आते चौथे नंबर से छठे पे पहुंच गए। उस पर बात नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट चाइना से लगातार लगभग 9 गुना बढ़ गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार घाटे में चल रहा है। हम देशद्रोही थे, हम गद्दार थे, हम 56 रुपए में पेट्रोल डीजल दे रहे थे, आज ये सैकड़ा पार करके जा रहा है। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। दुर्भाग्य यह है कि विदेश नीति को अपनी मित्र नीति बना दिया। विदेश नीति को इन्होंने पूरी तरह से अपनी छवि कैसे चमकाई जाए उस नीति पे कन्वर्ट कर दिया। अर्थनीति का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। और दिक्कत यह है, जितनी योजनाएं चलाई, वो नोटबंदी हो, जनधन हो, पीएम इंटर्नशिप हो, मुद्रा लोन हो, मेक इन इंडिया हो, सब बड़े बड़े व्यापारियों के लिए थी। उसका जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। 2017 से लेकर आज तक एक भी मीट्रिक टन स्टोरेज पेट्रोल और डीजल की नहीं बढ़ाई, एक रिफाइनरी नहीं बनाई। एक का उद्घाटन करने जा रहे थे, उसमें भी आग लग गई। और उसके बाद कहते हैं कि मैं तो साहब बहुत काम कर रहा हूं। 2 लाख करोड़ विनिवेश हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट पिछले 2 महीने में। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। लोग आज कह रहे हैं कि हमारा फीस कैसे जाएगी बच्चों की। ये केवल महंगाई तक सीमित नहीं, अंजना जी, केवल महंगाई तक सीमित नहीं है मामला। इसको चिल्लाने से या कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिन कहीं भूखमरी की तरफ तो नहीं बढ़ेंगे। आज 5 किलो राशन आप दे रहे हैं, अरे भाई चिताएंगे हम। ये इनकी मंशा है। देश के प्रधानमंत्री ने 4 दिन पहले यही बोला है, जो मैंने बोला। देश के प्रधानमंत्री ने बोला 4 दिन पहले। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में इस तरह की खाद्यान्न की समस्या है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मानना ही नहीं चाहते हैं। शतक लगने वाला है, लेकिन मैं बहुत अच्छा हूं, मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। दुर्भाग्य यह है कि आप वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं। क्या किसी ने कोई एनालिसिस किया? 1 से 2% लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उसके अलावा कर ही नहीं सकते। क्या ड्राइवर करेंगे?
क्या जवाब कंस्ट्रक्शन दीजिए। वर्कर करेंगे, क्या सिर्फ एग्रीकल्चर 30 फार्मर सेकंड, करेगा? मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। सिर्फ 1978 में सीए से पैसा लेने वाली एक गद्दार फिर कांग्रेस इकोनॉमी, एक गद्दार कांग्रेस हमको इकोनॉमी 70 सालों में 70 सालों में अरे पकोड़े तलने वाले भी बिलियनर्स बन जाते हैं, जाके पढ़ो। ये बीच में मत बोलो, देखिए अंग्रेजी में बताओ ना, एक व्यक्ति को बता दो कि जिसको अरे भैया सुनो, सबसे ज्यादा 50 करोड़ से लोग देश कर दिया। 70 सालों में जब देश आजाद हुआ था, देश की अर्थव्यवस्था चाइना से ऊपर थी। नेहरू, इंदिरा, राजीव ने जाकर ऐसा बंटाधार कर दिया कि देश में 15% महंगाई कर दी। नेहरू, राजीव, इंदिरा, मनमोहन, सोनिया ने ऐसा बंटाधार कर दिया कि देश में 15% इन्फ्लेशन कर दिया। ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा। इनको घबराहट है कि देश में नेपाल जैसे हालात क्यों नहीं हो रहे। ये चाहते हैं कि देश का आपका अहंकार आपको ऐसा ले डूबेगा, 99 चुनाव बनाए, देश की जनता आपको 199 चुनाव बनाएगी। अरे हो गया, जलन क्यों हो रही है कि इटली के साथ स्ट्रैटेजिक डील हो रही है? राहुल जाके जॉर्ज सोरोस करे, ये दिक्कत है। राहुल जॉर्ज सोरोस करे, दिक्कत ये है। आप भी खा लो एक मेलोडी, क्या पता आपका भला हो जाए। जलन पूरे देश में आप भी खा लो एक मेलोडी, क्या पता आपका भला हो जाए। इतना क्यों जलते हो? प्रधानमंत्री जी को 32 ग्लोबल ऑनर्स मिले, नेहरू, राजीव को 0 मिले, इसलिए दिक्कत है ना। जलन तो स्वाभाविक होगा, विपक्ष में बैठे हैं तो जलन होने दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए आज भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो प्रश्न उठाया जा रहा है, अंजना जी, मैं तो बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखता हूं और रखना भी चाहिए। जो प्रश्न पर जो प्रश्न नहीं सुन लीजिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है उसका जवाब जो है ना एक राजनीतिक विरोध के माध्यम से नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और तथ्यों के माध्यम से दिए जाने की आवश्यकता है। और आज जो पूरी दुनिया जिस स्थिति में है, एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सबको पता है कि कोविड की महामारी हो या वैश्विक जैसे युद्ध की स्थिति अभी जो बनी हुई है, या सप्लाई चेन संकट है, या आर्थिक अस्थिरता है, इन सब ने यह चीज तो साबित कर दिया है कि जो देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, वैसे देश संकट के समय ज्यादा प्रभावित होते हैं। और इस विपरीत परिस्थिति में भी भारत अस्थिरता, विश्वास और विकास तीनों को बनाए रखा है। और उसका पूरा श्रेय मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बता उसमें भी आ रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी, प्रधानमंत्री जी के आप लोग के बारे में नहीं बोला, बोलने दीजिए फिर बोल दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। यही भारत 2014 से पहले, आलोक जी आप भी बहुत विद्वान हैं, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी के रूप में जाना जाता था। सारे अर्थशास्त्री बैठो, आप बोलने दीजिए ना, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी के रूप में जाना जाता था। फ्रेजाइल 5 आज वही भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यही भारत यही भारत ग्रोथ इंजन जो है के रूप में, जैसे वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। और यह सब अचानक से नहीं हुआ, यह प्रधानमंत्री जी की जो है दूरदृष्टा, सशक्त नीति और ईमानदारी के कारण जैसे यह सब संभव पाया। यही भारत उपभोक्ता के रूप में जाना जाता था, यही भारत सप्लायर के रूप में जाना जाता है। यही भारत, यही अर्थव्यवस्था को आप लोगों ने फाइल में बंद करके रखा था, और यही अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता से जोड़ने का काम किया है। चुनौतियां हैं, प्रधानमंत्री चुनौतियों को मानते हैं, लेकिन आपके तरफ प्रधानमंत्री जी चुनौती पे राजनीति नहीं करते हैं, चुनौती पे समाधान करने की कोशिश करते हैं। यही हम में और आप में अंतर है। आप चुनौतियों पे राजनीति करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी चुनौतियों पे समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जान लीजिए, मैं तो विश्वास के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश जो है सो सेफ है। आप लोग विपक्ष में हैं, आप लोग अदरगल बातें करते रहिए। आज आप आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उपलब्धियां गिना रहे हैं। पहले भारत जैसे कहता था संभावना के लिए जाना जाता था भारत, आज भारत उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, माधव जी में भी जोश आ गया और आप भी शालीनता छोड़ गए। अश्विनी जी अभी तक नहीं बोल पाए। 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी देखा, उसके बाद 5 आपने 13वें नंबर पे और इटली के साथ जिस मेलोडी से दिक्कत है, $20 बिलियन का ट्रेड पहुंचने वाला है। अब मेलोडी करेंगे, अब सोरोस करो, हम मेलोडी करके $20 बिलियन पहुंचाएंगे। पूरे देश को इलेक्ट्रीफाई कराएं जो 70 सालों में आप नहीं कर पाए। शर्म आनी चाहिए। अश्विनी जी इलेक्ट्रिफिकेशन के आंकड़ों पे आते 28 सुनिए ना, इलेक्ट्रिफिकेशन कांग्रेस ने 70 सालों में किया, नहीं किया, ये सच्चाई की बात है। आपने कहा हमने 13,500 करोड़ों को इलेक्ट्रीफाई किया। मैंने बोला ही नहीं सर, मैंने बोला मोदी जी ने घर तक का है, मोदी जी ने लाल किले से कहा, सुनिए हर घर तक, अरे सुनो ना भाई, 7 लाख गांव थे इसमें,
हमने 12,500 गांव को एक साल में दिया। झूठ। आप फिर झूठ। अरे कैलकुलेट कर लो ना, आपने जितने अरे गांव प्रभु, में कैलकुलेट कर लो भाई, 11 साल में कैलकुलेट कर लो। मैं पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल कैलकुलेट कर लो। शांति से बैठ के कैलकुलेट कर लो। बिल्कुल दो तीन बड़ी चीजें, एक सेकेंड, अरे चुप हो जाइए आप लोग, चुप हो जाइए। अश्विनी जी, 3 बातें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। चैलेंज तो है, इससे कोई इनकार करे आंखें बंद कर ले, ये उसका शौक है। कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत अगर ऐसे बढ़ रही है तो असर उसका दिखेगा ही, माल ढुलाई और फिर कैस्केडिंग इफेक्ट। दूसरा, रुपया लगातार डॉलर के सामने गिर रहा है। अब ऐसे में भारत के सामने क्या स्थिति है, क्या रोड मैप है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इस राजनीति से बाहर आना चाहिए। ये राष्ट्रीय संकट है और अंतर्राष्ट्रीय संकट है, और इस प्रकार की मैं अभी सुन रहा था, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बातें हो रही हैं। ये जो वर्तमान स्थिति है, अगर मान लिया मोदी जी ये कह रहे हैं कि देश में ऑयल की कंजम्पशन कम करनी चाहिए, विदेश यात्राओं को रोकना चाहिए, सोने की खरीद कम करनी चाहिए, चुनाव के बाद याद आया मोदी जी को? बीच में मत बोलिए। पहले चुनाव खेल रहे थे, अब विश्व वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर दो। वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करोगे? हाँ है ना? वन नेशन यही एक्सपोज हो गए। लाइए ना। नहीं करो, चलो राहुल गांधी से समर्थन करा दो, 24 घंटे में करा दो समर्थन। अरे नहीं है, 12 साल से नहीं, इनको गुम हो जाएंगे। चलिए, कांग्रेस ने ऑफिशियली जाके कहिए, राहुल से कांग्रेस पार्टी से ऑफिशियली ट्वीट करवाइए कि वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में ये सच्चाई है। यही झूठ मत बोलिए, यही है। आपके करेगा विपक्ष। भैया सर्वसम्मति से ही होगा वन नेशन वन इलेक्शन। क्या बात करें? अपनी तेलंगाना कर्नाटक ऑलरेडी सबमिट हो गई है। चलिए, एक बार अगर मुमकिन हो तो मुझे इन दोनों के साथ दिखा दीजिए। आज हल्ला बोल के इस एपिसोड में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ने कहा है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं। प्रवक्ता ये बोल रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड करके रख लीजिए। इसी के साथ मेरे शो में ही आलोक शर्मा जी ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल में आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाइए, क्योंकि उससे भी कीमतें घटेंगी। पता है 15% 20% तो वही घट जाएगा, हम लोग जितना पैसा दे रहे हैं। दोनों पर सहमति बनी है। अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल में क्या होता है, और अब देखते हैं उस कमेटी में क्या होता है जो कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाया गया है। अश्विनी जी, अब आप बात बोलिए और मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं संरक्षण दूं। बोले जी, आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। बोलिए कि आप आज केरला में आपने दूध के दाम 4 रुपए से बढ़ा दिए, ये आपकी सच्चाई है। सबसे ज्यादा दूध के दाम केरला में बढ़ा है, सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल डीजल में कांग्रेस की सरकारें लगा रही है। सिर्फ आप दोनों बहस करेंगे क्या? बाकी लोग चेहरा दिखाने आए क्या? मुंह ताक देने? पाकिस्तान पे पूछ लूं, राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा अभी? घर में घुस के मारेंगे। क्या कहा है? घुस के मारेंगे। याद है आपको क्या कहा? घर में घुस के मारेंगे। क्या कहा बताइए? पाकिस्तान में घर में बताइए मारेंगे। याद है क्यों? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। आप लोग भी आप मेरे बताओ, आप तो बातचीत कर रहे हो यार। बोल दिया नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। उन्होंने कहा सिविल सोसाइटी ने बोल दिया, संघ ने बोल दिया, आशुतोष जी संघ ने बोल दिया। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में बोला, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 नहीं बोला। समझ ऐसा गलत कोट कर रहे हैं। नहीं बोला, नहीं बोला। घर में घुस के मारेंगे। जब भी आप जैसे चीनी एम्बेसडर के पास गए थे ना गलवान में, चोरी चोरी छिपके छिपके पाकिस्तानी के साथ भी चोरी चोरी छिपके छिपके जाओगे, तब भी पाकिस्तान से हमला करेंगे। ये आफत मैंने ही बोल ली थी, आप लोगों को यहाँ बुला लिया था। आपको आज मैं पक्का टॉफी खिलाऊंगी। मेलोडी इतना जहर आ गया। मैं भी यही बोलने वाला। इटली वाली नहीं है वो, इंडिया की है। गलत मत बोलिए। अश्विनी जी प्लीज लेट हिम स्पीक। प्रदीप जी, मुझे लगता है कि मैं प्रदीप जी से तो खुद आदेश दे सकता हूँ कि आप चुप रहिए, आप भी चुप रहिए। तो मेरा ये कहना है कि सामने सामने अर्थशास्त्र का विषय है और यहाँ राजनीति हो रही है, तो इसको हमें ये करना चाहिए कि सभी राजनीतिक दल एक बार बैठे, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और कम से कम एक भाषा बोले। नहीं तो कौन बुलाएगा ऑल पार्टी मीटिंग? अभी तक क्यों नहीं बुलाई? इसका उत्तर है आपके पास? वो तो विदेश चले गए। आप ही के तो हक की बात कर रहे हैं। वो विपक्ष ऑल पार्टी मीटिंग बुलाता है, सत्ता पक्ष बुलाता है। तो बॉयकॉट क्यों करते हो? बॉयकॉट क्यों करते हो ऑल पार्टी मीटिंग को? ये है ऑल पार्टी मीटिंग। अरे कांग्रेस डिसाइड करेगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। 29 अगस्त 2025 को बॉयकॉट किया। राहुल गांधी देश नहीं चलाते, न चलाएंगे। याद रखना, ये देश के चुने हुए प्रधानमंत्री चलाते हैं और देश की लोकतंत्र, देश की जनता चलाती है। और एक ओबीसी समाज का आपने
अपमान किया है, ओबीसी शनाख्त, ईबीसी शनाख्त के नीतीश कुमार जी का अपमान किया है। देश देख रहा है, 100 साल तक बिहार में सत्ता में नहीं आओगे, आपने ईबीसी का अपमान किया है। मैंने देश देख रहा है, मैंने इनके युवराज का अपमान किया, जिससे ये नहीं रहेंगे उसके बाद भी नहीं आएंगे। प्रदीप जी, मैंने उस युवराज का भी अपमान किया है जिसका पता नहीं कौन सा नशा कर रहा है। हमने आप युवराज क्यों बोल रहे हैं? अपने वाले को भी युवराज मान रहे हैं क्या? युवराज उसने शुरू किया, तो अपने वाले को बोले, मत बोलिए ना सर, हम तो कभी भी आप नाम लीजिए ना, आप मत बोलिए युवराज, मत बोलिए सर। हमने प्रदीप जी को कहा है चुप रहने के लिए, और आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि देखिए या तो मोदी जी से निवेदन क्यों नहीं करते? मुझे थोड़ी बुला दिया ऑल पार्टी मीटिंग। आप मोदी जी को चिट्ठी लिखिए, आज ही लिखिए, यहीं बैठ के मैं कागज में देता हूँ। आप मुझे आपके कागज की जरूरत नहीं। आप एक बार बोलने तो दीजिए। आप बोलते रहेंगे क्या? बोलिए बोलिए। मतलब ये क्या तरीका है? बताइए ना। दिस इज नॉट वे, नो वे। तो मेरा ये निवेदन है कि आज ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन राष्ट्रीय समस्या तो है ही, और प्रधानमंत्री ने भी एक जनता से अपील की है, वो भी मैंने कहा। तो मेरा ये कहना है कि सभी पार्टियों को राष्ट्रहित में विचार करना चाहिए। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि आप इसको कंजम्पशन को कम करिए, ये करिए, तो अगर रुपया बचेगा तो मोदी जी का रुपया है क्या? सभी को जनता करेगी तो सरकार इसलिए क्या करेगी? सरकार के 2 कदम बताइए पिछले 2 महीने में जो ऐसा लगता हो कि इस वजह से ये डॉलर हमारा बचेगा। 2 कदम बताइए मुझे। देखिए, सरकार ने जो कदम उठाए, जो सरकार कर सकती है वो कर रही है। 2 कदम बताइए ना। सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं बताता हूँ, केवल 2 कदम बताइए, 2 कदम राहुल गांधी कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं, राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं, वही राहुल गांधी सरकार चल रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी ही सब कुछ कर रहे हैं। 30,000 मेट्रिक टन एलपीजी प्रोडक्शन था एक क्राइसिस शुरू होने के पहले, 50,000 मेट्रिक टन क्रॉस हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 48% पेट्रोल के दाम बढ़े, 40% बढ़े, भारत में 3% बढ़े। ये सरकार कर रही है। अगर कांग्रेस होती तो कहती 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद कर दो, कांग्रेस होती तो कहती आइसक्रीम जो है वो मत खाओ। यही है, आपको इलॉजिकल देश की जनता कहती है, तभी 12 साल से यहाँ बैठे हो और आने वाले 25 साल भी बैठोगे। ये सच्चाई है। एक तथ्य कर रहे हैं, 12.5 घंटे तो रिजाइन कर दो तेलंगाना से, रिजाइन करो तेलंगाना से, रिजाइन करो केरला से। केरला में कंप्लीट किया। ओ केसी वेणुगोपाल जी धन्यवाद। क्यों केरला से रिजाइन करो ना, क्यों केरला से रिजाइन करो। आलोक शर्मा एक काम करो, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखो। आलोक जी एक राहुल गांधी को चिट्ठी लिखो, वो लोग केरला से रिजाइन करेंगे। ये सच्चाई है। बारी से प्लीज सबसे बड़ी समस्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिचौलिया संस्कृति और इस तरह भ्रष्टाचार पे जो चोट पहुंचाया है, और डीबीटी के सर एक मिनट, डीबीटी के माध्यम से जो लाखों करोड़ों जो है लोगों के, गरीब लोगों के खाते पहुंचाने का काम किया, असली प्रॉब्लम यहाँ इन लोगों को लगता है। सवाल पूछूं आपसे? मेरा सवाल यह है कि ये नोट जो है ये 97 के पार क्यों जा रहा है, अगर सब कुछ अच्छा है तो? इसका जवाब देखिए ग्लोबल क्राइसिस तो मैंने पहले कहा चुनौतियां हैं। अरे ग्लोबल क्राइसिस तो अभी हुई भाई, तो बोल रहे हैं चुनौतियां हैं। सरकार चुनौतियों को नहीं ढक रही है, सरकार चुनौतियों को नहीं ढक रही है। बस अंतर इतना ही है, अंतर इतना ही है। मैं जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि 1 सेकंड प्लीज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इकोनॉमिक्स पर है। नहीं, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा अभी दुरुस्त दिख रहा है, इतना कम नहीं हुआ है अभी, वो 690 अरब डॉलर के आसपास है। क्यों रुपया गिर रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए बहुत सारे इसमें इश्यूज होते हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट की उन्होंने बात की, और अभी जो वैश्विक स्थिति है, जब हम लोग का एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, दोनों सारा चीजें बहुत सारी। और जो मैं कह रहा हूं कि जब रुपया गिरता है तो एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन मोदी नॉमिक्स में रुपया गिर रहा है और एक्सपोर्ट भी गिर रहा है। झूठ, कंप्लीटली झूठ। ये सार्वजनिक जब सप्लाई चेन, अर्चना जी सप्लाई चेन संकट को समझने की आवश्यकता है। सप्लाई चेन संकट को जब समझेंगे तो भारत चाह के भी बहुत सारे जगह पे माल नहीं पहुंचा पा रहा है। सप्लाई चेन संकट सिर्फ भारत के लिए नहीं है, सप्लाई चेन संकट पूरे विश्व के लिए है। और सप्लाई चेन संकट जो है आर्थिक मंदी का बहुत बड़ा फैक्टर है। जो माधव जी आपको मालूम है, इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था 1.5 साल पहले, पौने 2 साल पहले, जिसमें सवाल पूछा गया था कि आपकी आय बढ़ रही है या घट रही। 65% लोगों ने कहा था कि आय बढ़ नहीं रही है। ये इंडिया टुडे का सर्वे है। ये क्यों ऐसा हो रहा, लोग क्यों गोल्ड खरीद रहे हैं? 97 पे आपका रुपया जा रहा है, सब कुछ चंगा है। अगर सब चंगा है तो, और पिछले 3 सालों के अंदर ये भयानक स्थिति भी हुई। कोविड के पहले का मैं आपको डेटा बता देता हूं, तो कोविड के पहले के क्वार्टर में, जनवरी से मार्च के बीच में 2020, आपकी जीडीपी ग्रोथ थी 3.1, आपका मैन्युफैक्चरिंग था -1.23, समथिंग लाइक माइनस पे था।
आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो लेकिन माइनस आशुतोष जी, एक काउंटर पॉइंट आपके लिए भी है, जैसे उनसे मैंने पूछा, मैं एक सेकंड काउंटर पॉइंट ये है कि सुनिए, बाकी देशों के भी जो करेंसी है वो भी गिर रहा है। रूबल नहीं एक सेकंड, रूबल देखिए 4 रुपए के एक मिनट मुझसे सवाल पूछा, ये एक बार बोल ले उसके बाद। देशों का नहीं गिर रहा। एक मिनट हमारे यहाँ पर एक मिनट सप्लाई चेन भी असर डाल रहा है या नहीं डाल रहा, सवाल है। मैं आप अंजना जी एक सप्लाई चेन वजह है या नहीं है, उस पे आने के लिए ये सवाल। अंजना जी आपका सवाल बिल्कुल सही है। ग्लोबल क्राइसिस आने के बाद से सबकी करेंसी में ड्रॉप हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रॉप जो दिखाई पड़ रहा है वो भारत की करेंसी में। वो क्यों? एक कोविड के बाद जो सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी सबसे ज्यादा नीचे गई थी, -27% भारत की गई थी। क्यों गई थी? क्यों गई थी? अंजना जी, बहुत गंभीर विषय है ये। जिस तरह से आज बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, सब चंगासी, मुझे लगता है आर्टिफिशियली रुपए को चुनाव की वजह से रोक के रखा, आर्टिफिशियली पेट्रोल डीजल के प्राइस नहीं गिरने दिए। इसका पूरा नुकसान होगा। जो कदम 4 महीने पहले उठाने चाहिए थे, आज उसको उठाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, अगर इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में गैप बढ़ता चला जाएगा तो डॉलर किस तरह से जाएगा? डॉलर बाहर चला जाएगा। और डिसइन्वेस्टमेंट जिस तरह से 2 महीने में गया है, अगर ये डिसइन्वेस्टमेंट इसी तरह से 3-4 महीने चला गया तो बहुत बुरी हालत इकोनॉमी की हो जाएगी। लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं। अंजना जी, ये समझना बहुत आवश्यक है। कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज होती हैं, कुछ इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज होती हैं। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज होती हैं वो जानबूझ के अपने करेंसी को वीक करती हैं जिसमें उन्हें एक्सपोर्ट में फायदा हो। भारत इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जापान एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। उनका करेंसी का वीक होना उनके लिए फायदेमंद है। हमारा करेंसी का वीक होना, हमारा ये लोन हम जो नए ले रहे हैं, पुराने लोन को वापस लेने के ले रहे हैं। हम डेट ट्रैप में हैं, देखिए, भारत डेट ट्रैप में नहीं है, इतनी बात समझ लेनी चाहिए। मैं लिखित दे सकता हूं डेट ट्रैप, मैं प्रूव कर सकता हूं डेट ट्रैप। देखिए, अगर बीच में बोलेंगे तो बताइए ना, डेट ट्रैप में कैसे नहीं आप बताइए। आपको मालूम है क्या? बताइए। आप ही ऊंचा बोल सकते हैं क्या? बताइए ना भाई, डेट ट्रैप में कैसे? देखिए, जब आपने छोड़ा था ना, तो उस समय 62% था जीडीपी डेट, और आज की डेट में 56% है। जब जीडीपी के डेप्ट के, अरे आपको मालूम नहीं है कुछ, आपको मालूम नहीं है, चुप रहिए। फिर सर्वे 2025 का पढ़ लीजिए, मुझे भी बोलना आता है। पीएचडी इकोनॉमिक्स में ही है। हाँ, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर पढ़ा होगा ना, 56% है आज पॉलिटिकल साइंस में डिग्री नहीं है। अरे अगर आपकी डिग्री, इसका मतलब सारे हाईवे इसका मतलब आपकी हैं, सारे के सारे हाईवे मैं कुछ कह नहीं सकता। जहां एक टोल था वहां 6 टोल है। आपकी डिग्री के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये इट्स ए फैक्ट। दिल्ली से आज 6 टोल हैं। अरे मत कीजिए आलोक जी, बहुत ज्यादा। दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे मैं बताऊं, देखिए आलोक जी, अच्छा, झगड़ा करने से तो कोई फायदा होगा नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग धंधा कर लेंगे, उससे इकोनॉमी तो मेरी अधिक हो जाएगी। लेकिन हम लोग को यह भरोसा करना पड़ेगा, कि 140 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जितने भी निर्णय लिए हैं, देश हित में निर्णय लिए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो 7 अपीलें की हैं, उस 7 अपीलों को अगर हम लोग अक्षरशः पालन करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था अस्थिर, विकास और विश्वास भारतीय अर्थव्यवस्था में बना रहेगा। आशुतोष जी ने इंडिया टुडे की सर्वे की बात बोली। इंडिया टुडे के सर्वे को वापस से कोट करता हूं, वही सर्वे कहता है कि 48.88% लोग सरकार के इकोनॉमिक मैनेजमेंट से खुश है। आधा इन्होंने कॉमा लगाया था। दूसरी बात, हिंदुस्तान में कोई डेट ट्रैप नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर 10 गुना ज्यादा है यूपीए के समय से। ये झूठ बोला। चाइना $2 ट्रिलियन इंपोर्ट करता है, हम $900 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। चाइना हमसे 3 गुना ज्यादा इंपोर्ट करता है। चाइना को इंपोर्ट झूठ बोलते हैं। सच्ची बात यह है, दुनिया के अंदर ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है, भारत में लीस्ट इंपैक्ट पड़ेगा। इतना आश्वस्त हम आपको करना चाहते हैं। चलिए, इसी के साथ इस बहस का अंत करते हैं।